Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBuild Pro. I hope you guys will be fine and doing great as well. Okay, so today we are going to start a 49th lecture in basic medical billing course. Okay, that is all about skilled nursing facility and home-based medical billing. Okay, but before that, I'm just going to let you know guys about a medical billing course. We are just doing these kind of a things theoretically. Okay, so if you want a practical hands-on medical billing course, then you can just register yourself on a platform. I can provide you the name of that company. They are just looking for different kind of students or fresh candidates or interns, you can say that. So where you guys can just get practical hands-on on different softwares of medical billing as well. Okay, so that is CureMD. Okay, so CureMD is based in Lahore. They are just offering 8 weeks, means 2 months medical billing course. Okay, so you guys can just register yourself into that program and get acquaintance and get training for that kind of a thing. Okay, so medical billing course, full time, 8 weeks. Okay, in 8 intense weeks you will be equipped with essential skills needed for success in healthcare billing. Okay, benefit from hands-on learning guided by the seasoned instructors as open pathways to job placements apply now for rewarding career in medical billing. ओके ठीक है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. सेकेंडली, इसके अंदर क्या है, मास्टर मेडिकल बिलिंग विद आर वर्ल्ड क्लास बूट कैंप. इसके अंदर मीन्स ये कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो सकती हैं. इसके अंदर आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाँ भी मेडिकल बिलिंग होती क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है. सो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा दे. मेनली इसका मैं सबसे जो आप लोगों को बेसिक फ़ायदा होने वाला है वो ये होगा कि हाँ भी ये आप लोगों को प्रैक्टिकल जो नॉलेज आप लोगों को चाहिए होता है. ठीक है, तो वो उसके ऊपर ये है कि आप लोगों को हैंड्स ऑन करवा सकते हैं ये. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो कोर्स करिकुलम है वो हम देखते हैं. देखें, मेडिकल बिलिंग फंडामेंटल्स होंगे. ठीक है, हेल्थ केयर डॉक्यूमेंटेशन है, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर. यस, दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, सो टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, you guys need this kind of a thing to apply on different kind of a jobs and to get good जॉब्स. ओके, आप इसके साथ ये है कि जब आपको किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हैंड्स ऑन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि हाँ भी चीज़ें किस तरीके से स्ट्रीमलाइन होती हैं. Then you guys can just get acquaintance and you guys can get different kind of practical knowledge in medical billing different softwares. Okay, so ये जो सबसे इनका जो मेन पॉइंट है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर वाला, इसके ऊपर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हाँ भी आप इसको अगर परसू करते हो. और क्यूर एमडी जो है मेडिकल बिलिंग कंपनी है, ठीक है, इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हायरिंग भी करते हैं. सो देयर आर प्रोबेबली डिफरेंट चांसेस कि हाँ भी यू गाइस कैन बी हायर्ड फ्रॉम दिस कंपनी एज वेल इफ़ यू परफॉर्म वेल. ओके, सो देखिए, ब्रेन गेम्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिस की जाती है, ब्रेक, चैलेंजेस, क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट ये है कि वो ये प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये 8 वीक्स का है, मीन्स इनका एक कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. ओके, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम, प्रैक्टिकल अप्रोच है. मेनली प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से आई एम जस्ट गोइंग टू सजेस्ट यू गाइस दिस कोर्स. ओके, सो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बी ए बी एस सी और बी कॉम इक्विलेंट मीन्स 14 years ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एनालिटिकल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज टू एनाटॉमी इज़ अ प्लस. ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं ये मीन्स ये है कि आप लोगों के पास अगर बेसिक इस तरह की नॉलेज है, देन यू गाइस कैन जस्ट गेट रजिस्टर्ड इनटू दिस बूट कैंप. ओके, ये बेसिक इनके कोर्स की आउटलाइंस भी हैं. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो वो मीन्स आप लोगों को करवाएंगे, लेक्चर्स होंगे, मीन्स प्रैक्टिस की जाएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू गाइस, इफ़ यू आर focused and you want to learn medical billing practically, then you should enroll yourself in this bootcamp. Okay, so that will be a good benefit for yourself. They are also looking for different interns. They usually hire medical billing associates, medical billing specialists. So there are different chances, there are quite handsome chances that you can be hired from them. Okay, so my best wishes are for you guys. So I thought कि हाँ भी मुझे ये चीज़ आइडिया में मुझे पता लगी, तो आई जस्ट थॉट कि हाँ भी आप लोगों को भी इस चीज़ का मैं आइडिया दे दूँ, ताकि ये है कि अगर आप लोग भी करना चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन लाहौर. ओके, सो बेस्ट विशेस. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड टू आवर lecture. Okay, so today's lecture is all about skilled nursing facility and home health agency billing. Okay, so this is the 49th lecture in basic medical billing course because this lecture needs an attention. Okay, so I thought that you guys should know about medical billing kind of this basic note, okay, and basic topic.
So there are a lot of chances, there are a lot of times when you come across with SNF or Home Health Alliance, okay, Home Health Agency billing. So I just want to make sure that you guys know about these kind of things. Okay, if you are residing in Pakistan, USA, and uh, India, then you should know about these kind of things in deep. Okay, so I'm just going to provide you a little bit knowledge, a brief and little bit detailed knowledge about this. Okay, so let's start the lecture. So what is basically skilled nursing facility? As the name mentions, means skilled nursing. Nursing means ये है कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर एक पेशेंट होता है तो उसको ये है कि कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, एक फैसिलिटी है वहाँ पर, मीन्स ये है कि नर्सिस, मीन्स मेल नर्स, फीमेल नर्सिस। ठीक है, तो वो ये है कि उनको क्या कहते हैं, पेशेंट्स को मीन्स ये है कि टेक केयर करते हैं। उनकी जो कोई भी उनकी सर्जरी हुई है या उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ है, उनको ये है कि बेसिक जो नीड्स प्रोवाइड होते हैं, बेसिक जो उनको क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं बेसिकली। ओके, so, skilled nursing facility billing is a critical aspect of healthcare revenue cycle, particularly for patients who require post-acute care services following a hospital stay. मीन्स ऐसे पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल के अंदर स्टे कराया जाता है, लाइक ये है कि इन पेशेंट मीन्स आउट पेशेंट या इन पेशेंट हम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली उसके अंदर तो ये है कि जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पर मीन्स ये है कि कुछ दिन के लिए वहाँ पर स्टे करते हैं। नॉर्मली हम स्किल नर्सिंग फैसिलिटी जो है वो 3 days प्लस काउंट करते हैं डिस्चार्ज डेट को निकाल के। ठीक है, सो वी कैन जस्ट काउंट इफ़ अ पेशेंट स्टेज इन एन हॉस्पिटल फॉर मोर देन 3 days। ठीक है, सो एक्सेप्ट द डिस्चार्ज डेट, मीन्स जिस दिन डिस्चार्ज हुआ है उसको हम काउंट नहीं करते। 3 days, ठीक है, बिफोर द डिस्चार्ज डेट, मीन्स उसका स्टे किया है तो उसको फिर ये है कि हम स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी के अंडर काउंट कर सकते हैं। ओके, सो स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी प्रोवाइड स्किल्ड नर्सिंग एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू पेशेंट्स हु नीड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म केयर ड्यू टू इलनेस। ठीक है, उनको शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में मिनिमम यही है कि हाँ भी 3 days विदाउट डिस्चार्ज डेट। ओके, due to illness or injury or surgery. Okay, so billing for SNF services involve understanding various reimbursement mechanisms, documentation requirements and compliance regulations. So इसके लिए जो बिलिंग की जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, नॉर्मली जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं या कुछ और मीन्स है कि ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, सो वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो स्किल नर्सिंग फैसिलिटी है इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट हो जाती है, इसके मेडिकल रिकॉर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म थोड़े डिफरेंट हो जाती हैं, इसकी पेमेंट के रिम्बर्समेंट के मैकेनिज्म जो हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। सो उनको मीन्स ये कि टेक केयर करना, वो किस तरीके से मीन्स ये कि सब चीज़ें चल रही होती हैं, सो उसको देखना लाजमी होता है। ओके, सो लेट्स सी कि हाँ भी वो क्या चीज़ें होती हैं सारी। ओके, सो इसके अंदर ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, मीन्स ये है कि कौन कौन से पेशेंट्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी के लिए। उसमें सबसे पहले आता है मेडिकेयर पार्ट ए कवरेज। ओके, सो मेडिकेयर पार्ट ए कवरेज क्या है? एसएनएफ सर्विसेज आर ऑफन covered under Medicare Part A for eligible beneficiaries who meet specific criteria. To qualify for a Medicare Part A coverage in SNF skilled nursing facility, patients must have a qualifying hospital stay of at least 3 consecutive days. ओके, मीन्स कंजेक्टिवली वो 3 days के अंदर हॉस्टल के अंदर उनका स्टे होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जाके इस फैसिलिटी के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। एडिशनली पेशेंट्स मस्ट requires skilled nursing care or rehabilitation services on a daily basis। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ हम छोड़ गए हैं। ठीक है, 3 consecutive days होने चाहिए, नॉट काउंटिंग डे ऑफ डिस्चार्ज। मीन्स डे ऑफ डिस्चार्ज को हम काउंट नहीं करते, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट डे ऑफ डिस्चार्ज। मिनिमम दे हैव टू स्टे इन एन हॉस्पिटल फॉर 3 days। ओके, 3 दिन काउंट करने हैं, डिस्चार्ज डेट को निकाल के अगर वो स्टे करते हैं तो उनको ये है कि स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर वो काउंट किए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, पेशेंट्स को ये है कि कोई रिहेबिलिटेशन या कोई सर्जरी उनकी हुई है तो उनको ये है कि परमानेंट एक मीन्स केयर उनको चाहिए होती है, सो दैट काउंट्स इन मेड केयर पार्ट ए कवरेज। ठीक है, सो इसके अंदर ये है कि 3 दिन से उनको 3 दिन से ज़्यादा उनको स्टे करना लाजमी होता है। Okay, so resource utilization group. What is resource utilization group? Medicare reimburses SNFs through a prospective payment system. अब इसके लिए जो पेमेंट की जाती है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसको मीन्स रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू उनकी पेमेंट की जाती है। ऐसी जो सर्विसेज जो हम बिल करते हैं, द मेडिकल प्रोवाइडर्स हु आर जस्ट बिलिंग फॉर दीज काइंड ऑफ SNF सर्विसेज, ओके, they need to adopt different kind of a payment group, that is resource utilization group. Okay, based on resource utilization group, RUGs categorize patients based on their
clinical characteristics and care needs, determining the level of reimbursement for services provided. ओके, मीन्स उनको किस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, सो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उसके बेस के ऊपर पेशेंट्स की जो है क्लेम्स बनाए जाते हैं और वो इंश्योरेंस को सेंड किए जाते हैं. SNF must accurately assess and document patients' conditions to assign them to appropriate RUG category. ठीक, SNF जो है मीन स्किल नर्सिंग फैसिलिटी है, मस्ट एक्यूरेटली असेस, उसमें असेसमेंट की जाती है ऑन द बेस्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ भी इसको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, कौन सी इसकी केयर की गई है, कौन सी इसकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद सर्जरी के बाद इसको कितने दिन स्टे किया गया है, और कौन कौन से इसके जो मीन्स है कि रिहेबिलिटेशन के लिए या इसकी जो रिकवरी के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी, कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जो इसको प्रोवाइड की गई हैं. सो इन सब को डॉक्यूमेंट किया जाता है. फिर जो फिजिशियंस होते हैं उनके फिर ये कि नोट्स वगैरह काउंट किए जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं. उसके बाद ये है कि इनके क्लेम्स बनाकर इंश्योरेंस को सेंड किए जाते हैं. सो इसके जो पेमेंट का काम होता है वो ये कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप है, मीन स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिव वे है, उसको मीन है कि यूटिलाइज किया जाता है. ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होती है एसएनएफ के लिए. सो एसएनएफ बिलिंग रिक्वायर्स comprehensive documentation to support the services provided and justify reimbursement. This includes physician orders, ठीक है, कि फिजिशियन ने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, नर्सिंग असेसमेंट्स, ठीक है, नर्स जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं उनकी क्या असेसमेंट्स हैं कि हाँ भी रिकवरी हो रही है, नहीं हो रही. सो मीन्स क्या है पेशेंट की जो कंडीशंस हैं विच आर द क्रिटिकल आर नॉट, एक्यूट आर नॉट. सो दीज काइंड ऑफ नोट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. थेरेपी नोट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन records and other relevant documentation. SNF must ensure that documentation meets medical requirements for completeness, accuracy and specificity. ओके, ठीक है, हमेशा जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी मीन्स है कि ये सारी चीज़ें नोट्स किए जा रहे होते हैं, इनको बिल करने के लिए हमेशा मेडिकेयर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या पॉलिसीज़ हैं, उनके अंडर ही इन सब चीज़ों को बिल किया जाता है. ठीक है, ताकि अगर आप बिल मेडिकेयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं करते, देन द मेडिकल प्रोवाइडर इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवर्स्ड. ठीक है, सो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो काफ़ी कंप्रीहेंसिव होती है रादर दैन द अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव मिनिमम डाटा सेट असेसमेंट. अब मिनिमम डाटा सेट असेसमेंट्स मीन ये एक असेसमेंट का टूल है, उसके ज़रिए जो पेशेंट्स की जो कंडीशंस होती हैं, जो उनका मीन्स एक रिकवरी पीरियड होता है या इस तरह की जो काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, उनको ये है कि असेस किया जाता है. सो एस एन एफ्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ ईच पेशेंट यूजिंग द मिनिमम डाटा सेट. ठीक है, मिनिमम डाटा सेट को यूज़ करते हुए जो पेशेंट स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर आते हैं उनकी जो असेसमेंट की जाती है वो इसके ज़रिए की जाती है, इस टूल के ज़रिए. ओके, द मिनिमम डाटा सेट असेसमेंट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स मेडिकल कंडीशंस. उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, इज दैट पेशेंट इज हीलिंग और नॉट, रिकवरिंग और नॉट. ओके, मीन्स उसकी कोई क्रिटिकल कंडीशन है कि नहीं है, फंक्शनल स्टेटस, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट देयर केयर नीड्स. ठीक है, उसकी केयर के अंदर जितनी भी नीड्स होती हैं, जितने भी मीन्स के फैक्टर्स या जितनी भी चीज़ें यूटिलाइज की जाती हैं, उनको असेस किया जाता है इस टूल के जरिए, मिनिमम डाटा सेट के जरिए. ओके, the data collected in MDS assessment is used to determine the patient's RUG category. Means जो हमने रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप देखा है, इस डाटा को हम मीन्स ये कि रिट्रीव करते हैं, इससे जो हमारे पास डाटा आता है फिर उसकी बेस के ऊपर हम बिलिंग करते हैं, और उस क्योंकि वो जो प्रोस्पेक्टिव हमारा ग्रुप है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप कैटेगरी एंड गाइड केयर प्लानिंग, ठीक, उसके हिसाब से फिर हम उनकी केयर करते हैं कि हाँ भी इसकी कौन कौन सी केयर करनी चाहिए, इसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इस पेशेंट को. ठीक है, रिकवरी ज़रूरत है इसको, मीन्स ये है कि अगर साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या इसको ये है कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मीन्स all that kind of a things which are necessary or which are required. Okay, we can just count those kind of a things with this minimum data set tool. इसके लिए काउंट की जाती हैं और उसको जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो अंडर RUG किया जाता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के ग्रुप के अंडर किया जाता है. ओके, और फिर ये है कि उसी के जरिए ही इसका जो पेमेंट का होता है कि हाँ भी ये चीज़ें यूटिलाइज की गई थी, सो वी कैन बिल दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर टू इंश्योरेंसेज. ओके, ओके, सो नेक्स्ट वी सी इट्स बिलिंग प्रोसेस. सो बिलिंग का जो प्रोसेस होता है स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के लिए, उसका क्या होता है, मीन्स उसका क्या वेज है, उसके क्या मीन्स होते हैं. सो वन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, मीन्स एक टाइम आता है जब आप लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, पेशेंट हील अप हो गया है, पेशेंट से रिकवर कर गया है, एंड डॉक्यूमेंटेड, और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है. SNF सबमिट क्लेम्स फॉर रिइंबर्समेंट टू मेडिकेयर और अदर पेयर्स.
फिर उसके बाद जो स्किल नर्सिंग फैसिलिटी होती है, ठीक है, वो अपने जो क्लेम्स जो उन्होंने मीन्स ये कि डॉक्यूमेंटेशन की होती है, वो सारी जो मीन्स ये है कि उसको फैसिलिटीज़ या कोई भी केयर प्रोवाइड की गई है दैट पेशेंट हु आर इन द स्किल नर्सिंग फैसिलिटी, सो उसके बाद ये कि मेडिकेयर को या कोई और अगर उसका पेयर है तो उसको ये है कि नॉर्मली वो बिल कर दिया जाता है। क्लेम्स मस्ट इंक्लूड एक्यूरेट कोडिंग फॉर डायग्नोसिस, ठीक है, मीन्स जो भी उसको डायग्नोज किया गया था उसकी जो कोडिंग की जाती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ये तो मीन्स हमारी जो कन्वेंशनल बिलिंग है उसके अंदर भी मीन्स ये है कि लाजमी चीज़ होती है। ओके, सो स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर भी ये चीज़ काउंट की जाती है। प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड एज वेल एज अप्रोप्रिएट मॉडिफायर्स टू रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ केयर प्रोवाइडेड, मींस कौन से लेवल की केयर प्रोवाइड की गई है, ठीक है, किस एक प्रोसीजर को करने के लिए कितने मींस ये है कि लेवल्स काउंट किए गए हैं, सो उसके लिए मॉडिफायर्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक्यूरेट होने चाहिए। SNFs must also adhere to billing timelines and requirements set forth by Medicare and other payers, ठीक है, जितने भी SNF मेडिकल जो क्लेम्स बिल किए जाते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो होती हैं वो मेडिकेयर की फॉलो करनी लाजमी होती है। दे नीड टू एडहियर टू द डिफरेंट मेडिकल गाइडलाइंस टू बिल डिफरेंट काइंड ऑफ क्लेम्स टू इंश्योरेंसेस। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। अब हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं कि हाँ भी किस एग्जाम्पल के अंदर मीन्स किस तरीके से पेशेंट को मीन्स ये कि ट्रीटमेंट दिया गया, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, फिर उसके क्या उनसे मीन्स ये कि किस तरीके से हमने काउंट किया, किस तरीके से फिर क्लेम बना और किस तरीके से फिर ये है कि हमने उसको बिल किया। अब पेशेंट्स अंडरगो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, मीन्स उसकी हिप की रिप्लेसमेंट की मीन्स ये कि उसकी सर्जरी की गई है, ठीक है, एंड रिक्वायर्स पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन इन अ स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी। अब उसको ये है कि जाहिर सी बात है उसकी जो सर्जरी की गई है उसके लिए जाहिर सी बात है उसकी जो रिप्लेसमेंट की गई है हिप की, ठीक है, तो उसको ये है कि अब टेक केयर करने के लिए उसको ये है कि केयर करने के लिए उसको पेशेंट को एक नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर मीन्स ये है कि एडमिनिस्टर किया जाता है या उसको मीन्स ये है कि ऐड किया जाता है, ठीक है। जब हम पेशेंट को जाहिर सी बात है उसके अंदर मीन्स ये है कि रजिस्टर कर देते हैं एक नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर, तो वहाँ पर उसको ये है कि नर्सिस टेक केयर करती हैं, उसके कोई टेस्ट वगैरह होते हैं बाद में उसकी रिकवरी के लिए, जो टाइम पे उसके जो वाउंड्स होते हैं उनको रिकवर करने के लिए, सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फिर उनको काउंट भी किया जाता है, ठीक है। आफ्टर द 3 day हॉस्पिटल स्टे द पेशेंट्स इज ट्रांसफर टू SNF फॉर ऑन गोइंग केयर एंड थेरेपी। 3 दिन के बाद, ठीक है, उस पेशेंट को स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। द SNF कंडक्ट्स अ comprehensive assessment using the MDS, ओके, मिनिमम डाटा सेट टूल टू इवेलुएट द पेशेंट्स कंडीशन एंड केयर नीड्स। अब MDS के जरिए उस पेशेंट की जितनी भी मीन्स ये है कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको असेस किया जाता है कि हाँ भी पेशेंट की जो करंट सिचुएशन है वो क्या होती है, ओके। उसके बाद क्या होता है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट, मींस उस असेसमेंट के बेस के ऊपर द एसएनएफ डेवलप्स एन इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान फोकस्ड ऑन रिहैबिलिटेशन एंड फंक्शनल रिस्टोरेशन। ओके, द पेशेंट रिसीव्स स्किल नर्सिंग केयर, फिजिकल थेरेपी उसको दी जाती है, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑन अ डेली बेसिस टू प्रमोट रिकवरी एंड इंडिपेंडेंस। The SNF documents the services provided, including therapy sessions, medications, management, wound care, and progress towards goals। ठीक है, ये सारी जो स्किल नर्सिंग फैसिलिटी है वो इन पेशेंट्स को मीन्स क्या फिजिकल थेरेपी हो गई, उसके अलावा मीन्स वाउंड्स जो उसके रिकवर होने होते हैं उसके जो उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हो गया, उसके प्रोग्रेस नोट्स हो गए, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं वो पेशेंट्स को मीन्स ये है कि एट दैट टाइम प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्या होता है, अपॉन डिस्चार्ज फ्रॉम द SNF द फैसिलिटी सबमिट्स अ क्लेम टू मेडिकेयर फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द पेशेंट स्टे। द क्लेम इंक्लूड्स डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पेशेंट्स केयर, MDS assessment, minimum data set assessment, okay, data, therapy notes, and other supporting documentation. Medicare processes the claim based on the patient's RUG, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप कैटेगरी, कि हाँ भी वो किस ग्रुप के अंदर फॉल करता है, इसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीज़ें, एक तो उसकी जो MDS है मिनिमम डाटा सेट, उससे उसकी असेसमेंट की जाती है, और RUG रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप के अंदर देखा जाता है कि हाँ भी ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो उसके अंदर इसकी जो रिइंबर्समेंट्स होती हैं वो जो कंसर्न स्किल नर्सिंग फैसिलिटी होती है उसको प्रोवाइड की जाती हैं। Okay, and reimburses the skill nursing facility accordingly for the services provided. Okay, means simply इस तरीके से ये जो skill nursing facility होती है ये काम कर रहे होते हैं. Okay, so that was all about the skill nursing facility. Now we just have to see that what is home health agency billing, means home health agency billing क्या होती है। ये भी basically same exact उसी तरीके से ही होती है, but ये है कि skill nursing facility के अंदर patient एक स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर मीन्स ये है कि उसको वहाँ पे एडमिट किया जाता है, रादर देन अगर इससे अगर हम हट के देखें कि हाँ भी एक स्किल नर्सिंग फैसिलिटी है, ठीक है, वो पेशेंट को घर के ऊपर ही मींस एट होम दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड इफ ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ व्हिच वाज प्रोवाइडेड to that patient in the skilled nursing facility, and now skilled nursing facility is going to provide all that kind of a care, recovery treatments, therapy notes, and all kind of a stuff at
द पेशेंट्स होम। अब अगर पेशेंट के घर के ऊपर ही मीन्स कि कोई एक स्किल नर्सिंग फैसिलिटी वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे 2 या 3 नर्सिस हैं, ठीक है, वो पेशेंट को उस तरीके से केयर कर रहे हैं, उसको मीन्स रिकवरी के लिए जो भी टेस्ट हैं, और वहाँ पे फिजिशियन आता है, वो उसके नोट्स असेस करता है, ठीक है, उसकी जो क्लिनिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सारे उसके घर के ऊपर जब किए जाते हैं, तो ये फिर ये हो जाती है होम हेल्थ, ठीक है। और अदरवाइज ये है कि अगर पेशेंट वहाँ पर आता है किसी भी स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर, तो उसको हम SNF या स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर केयर कहते हैं। ओके, सो इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं, वो हम देखते हैं क्या होते हैं। Home health agency billing involves the process of submitting claims for reimbursements for healthcare services provided to patients in their homes. Okay, अब बेसिकली इसके अंदर ये क्या है, पेशेंट को घर के अंदर ही वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे ट्रीटमेंट्स, वो सारी जो भी मीन्स ये है कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उसके घर के ऊपर ही प्रोवाइड की जाती हैं। Home health agencies HHAs, okay, offer a range of skilled nursing, therapy and support services to individuals who require medical care but prefer to receive it in the comfort of their own homes, ठीक है। मीन्स उनको लगता है, नॉर्मली कुछ पेशेंट्स को होता है कि हाँ भी मैं अगर हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर जाके स्किल नर्सिंग फैसिलिटी म्यूजिक लेता हूँ, तो मेरे लिए वो ठीक नहीं है, एंड दैट विल बी नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, सो आई कैन जस्ट गेट दीज काइंड ऑफ सर्विसेज एट माई ओन होम, ठीक है। तो वो अपने घर के अंदर ही ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर भी ले सकते होते हैं। Okay, so billing for these services require adherence to specific regulations, documentations, requirements and reimbursement mechanism. Okay, so इसके भी different mechanism होते हैं, different documentations होती हैं, different इसके जो payment के जो तरीक़ेकार होते हैं वो different होते हैं। Okay, सो नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए जो कौन से पेशेंट्स होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, जिनको यह है कि घर के ऊपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इस तरीके की। बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज होम हेल्थ एजेंसीज मस्ट वेरीफाई पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर द कवरेज। अब वो देखी जाती है कि हाँ भी जो पेशेंट है जिसको ये हमने स्किल नर्सिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है घर के ऊपर बेसिकली, तो क्या पेशेंट उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो जो इंश्योरेंस है वो इसको इस तरीके की फैसिलिटी को कवर करती है कि नहीं करती, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की उसके बेनिफिट्स के अंदर नहीं आता, देन दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज एट देयर ओन होम, rather than they should the patient needs to be added, or you can say that means उसको हम ऐड कर सकते हैं स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। सो पहले तो उसकी कवरेज देखी जाती है। दिस टिपिकली इन्वॉल्व्स कंफर्मिंग इंश्योरेंस कवरेज, मेडिकेयर और मेडिकेड एलिजिबिलिटी एंड एनी प्रायर ऑथराइजेशंस रिक्वायर्ड फॉर सर्विसेज एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड आर लाइकली टू बी रिएम्बर्स्ड, ठीक है। ये देखा जाता है कि हाँ वो पेशेंट मेडिकेयर और मेडिकेयर के अंडर फॉल करता है कि नहीं करता। अब मेडिकेयर का ये इशू होता है कि वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। सो बेसिकली यही देखा जाता है कि हाँ भी अगर वो मेडिकेयर के अंडर है तो वहाँ पर भी ये सर्विसेज उसको प्रोवाइड करने की क्या कहते हैं ऑथराइजेशन तो कोई नहीं चाहिए। अगर ऑथराइजेशन चाहिए तो ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, और अगर उसके बेनिफिट्स के अंदर ये चीज़ नहीं आती तो फिर ये है कि ये फैसिलिटी भी उसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और अगर आती है तो फिर उसके बाद ये है कि उसके रिम्बर्समेंट्स के जो मीन्स के काउंट किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करना लाजमी है बिफोर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ अ होम हेल्थ एजेंसी, ठीक है, HHAs टू दैट काइंड ऑफ पेशेंट। सो फिजिशियन ऑर्डर्स एंड केयर प्लान्स, अब इसके अंदर फिजिशियन ने भी ऑर्डर करना होता है, उसके केयर के क्या प्लान्स होते हैं। जाहिर सी बात है, एक हॉस्पिटल के अंदर स्टे करना और एक घर के ऊपर स्टे करना, दीज आर क्वाइट डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, हॉस्पिटल के अंदर सारे अप्रेंटिसेस होते हैं, मीन्स वहाँ पे है कि नॉर्मल डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो उस तरह की सिचुएशंस को घर के ऊपर भी ट्रांसफ़र करना, सो ये दैट इज़ लिटिल बिट वरिंग, लिटिल बिट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर दोज काइंड ऑफ प्रोवाइडर्स। ओके, सो home health services must be ordered by a physician and based on a comprehensive assessment of patient's needs। पेशेंट की नीड को देखा जाता है कि हमें पेशेंट की क्या सिचुएशन है, क्या उसकी नीड्स हैं। उसके बाद यह है कि जो प्रोवाइडर होता है, ठीक है, उसने भी ऑर्डर करना होता है कि हाँ भी इसको आप लोग घर के ऊपर जो ये जो फैसिलिटी है वो कर सकते हो। फिजिशियंस मस्ट प्रोवाइड रिटन ऑर्डर्स, उसको रिटन ही मीन्स ये है कि बताना पड़ता है कि हाँ भी इस तरीके से अगर आप रिटन में लिख के दोगे तब ही हम जाकर इसको ये है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आउटलाइनिंग द स्पेसिफिक सर्विसेज टू बी प्रोवाइड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स, फिर उस फिजिशियन को बार बार ये है कि विजिट भी करने पड़ते हैं, एंड द ड्यूरेशन ऑफ केयर। होम हेल्थ एजेंसीज develop individualized care plans based on physician's orders and patient assessment which serves as a roadmap for delivering and documenting care। ठीक है, इस तरीके से वो जो पेशेंट्स की मीन्स जितनी भी नीड्स होती हैं, जितनी भी उसकी क्या कहते हैं उसको रिकवरी के लिए जो भी मीन्स की फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, वो फिर ये है कि फिजिशियन ऑर्डर करते हैं, और स्किल नर्सिंग फैसिलिटीज़ या जो होम हेल्थ एजेंसीज होती हैं वो उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो उसके बाद इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्या होती है, मतलब उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस नॉर्मली जो रिक्वायर्ड होती है, सो वो क्या होती है। एक्यूरेट एंड थोरो डॉक्यूमेंटेशन इज अ क्रूशल फॉर होम हेल्थ एजेंसी बिलिंग।
Agencies must maintain detailed records of all services provided, including nursing assessments, therapy sessions, medication administration, wound care, and patient education. Documentation should demonstrate the medical necessity of services, adherence to care plans, and outcomes achieved. ओके, सो इस तरीके से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हमने स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर भी देखी है, सो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट उसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके क्या नोट्स हैं, मीन्स थेरेपी कौन सी दी गई है, उसको कौन से ट्रीटमेंट्स किए गए हैं, कौन से उसके टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए गए हैं, वाउंड केयर के लिए कौन कौन सी उसको मीन्स है कि मेडिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड डॉक्यूमेंटेड। ओके, सो नेक्स्ट इज विजिट डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर विजिट डॉक्यूमेंटेशन एक एडिशनल चीज़ आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो नॉर्मली फिजिशियंस जो होते हैं स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब घर के अंदर या एट होम मीन्स कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं पेशेंट्स को, तो उनको जाहिर सी बात है प्रोवाइडर को वहाँ पर आकर विजिट करना पड़ता है। ठीक है, जो मेडिकल रेंडिंग प्रोवाइडर होता है। सो each visit by a home health clinician must be documented to support billing for the services rendered। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब वहाँ वहाँ से वो आया है फिजिशियन, तो इसके लिए है कि सेपरेट बिलिंग की जाती है। ठीक है, मीन्स इसको एक अलग से काउंट किया जाता है। विजिट नोट्स शुड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन सच एज द डेट ऑफ विजिट, किस दिन डेट विजिट किया गया है, द सर्विस प्रोवाइड कौन सी उस क्लिनिशियन ने आके उनको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं पेशेंट को। ओके, द पेशेंट्स कंडीशन एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, मीन्स पेशेंट को क्या क्या मीन्स है कि उसका रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट के अगेंस्ट, और कौन कौन सी उसकी कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं। एनी चेंज इन मेडिकेशंस, अगर उसकी कोई मेडिकेशन के अंदर कोई चेंज की गई है, ठीक है, एंड और केयर प्लान, उसकी केयर के अंदर केयर प्लान के अंदर कोई चेंज किया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। एंड एनी ऑब्जर्वेशन और कंसर्न्स, विजिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ बिलिंग क्लेम्स एंड इंश्योर्स एक्यूरेट रिइंबर्समेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्यूरेट रिइंबर्समेंट के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। So next is coding and billing. Yes, that is the most important kind of a thing, because all the services which were rendered to different patients at your home, that needs to be documented. And if you haven't documented them clearly or accurately, then you can't bill those things to insurances. Okay, so after documentation, the medical coder needs to code those kind of a facilities, those kind of a cares, those kind of a diagnosis, and those kind of a treatments into specific diagnosis codes or procedure codes. Okay, so we can just make the claims and submit those claims to insurance companies. Home health services are built using specific healthcare common procedure coding system HCPCS, okay, codes and international classification of disease ICDs, डायग्नोसिस कोड्स। ठीक है, ये जो स्किल नर्सिंग फैसिलिटी होती है ये हिकपिक्स के अंदर आती है, इस सीपीटी के अंदर नहीं आती। सेंट्रल प्रोसीजर जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके अंदर नहीं आते। सेंट्रल प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी से हट के जो कोड्स हमने बिल करते हैं हिकपिक्स जो करने होते हैं, ये उसके अंदर आ जाती है होम हेल्थ। ठीक है, ओके, एंड ये इसके अंदर फिर डायग्नोसिस कोड भी हम उसी तरीके से ही करते हैं। दीज कोड्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड द मेडिकल कंडीशंस बीइंग ट्रीटेड। होम हेल्थ एजेंसीज सबमिट क्लेम्स टू मेडिकेयर, मेडिकेड और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज फॉर रिइंबर्समेंट्स फॉलोइंग बिलिंग गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द पेयर्स। मींस पेयर्स की जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसको देखते हुए जितने भी हमारे पास मींस है कि जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं किसी भी मेडिकल प्रोवाइडर ने, सो उसको उनको नॉर्मली बिल कर दिया जाता है। ओके, तो रिम्बर्समेंट मैकेनिज्म इसके अंदर क्या होता है? मेडिकेयर एंड मेडिकेड आर प्राइमरी पेयर्स फॉर होम हेल्थ सर्विसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स। मीन्स ये प्राइमरी पेयर होते हैं जो मीन्स ये है कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने रिम्बर्समेंट्स भी मेडिकेयर, क्योंकि फेडरल प्रोग्राम्स हैं, सो फेडरल मीन्स ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ को नॉर्मली। ओके, विद रिम्बर्समेंट रेट्स बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम्स, मीन्स के भी वही जैसे हमने आर यू जी पढ़ा है। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप होते हैं, तो इनका भी स्पेसिफिक देखा जाता है कि हाँ भी पेशेंट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो उसके हिसाब से इनको जो है पेमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं। Medicare reimburses home health agencies through a system known as the Home Health Prospective पेमेंट सिस्टम। ठीक है, होम हेल्थ प्रोस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर था स्किल नर्सिंग फैसिलिटी था आरयूजी रिसोर्स यूटिलाइजेशन ग्रुप। ओके, सो विच कैटेगराइजेस पेशेंट इनटू पेमेंट ग्रुप, उनके मींस ये कि करेक्ट कैटेगराइजेशन कर दी जाती है कि हाँ भी ये किस कैटेगराइजेशन के अंदर फॉल करता है। इसकी देखा जाता है कि हाँ भी पेशेंट को किस तरीके की मींस किस किस्म की वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब किसी को कुछ दिन के लिए होती है, लाइक एक वीक के लिए 10 दिन के लिए प्रोवाइड की जाती है, किसी को ये है कि 2 वीक्स मंथ्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। सो ये उनकी जो कैटेगराइजेशन की जाती है, सो उसके में ये है कि बेसिस के ऊपर जो जो होम हेल्थ एजेंसीज होती हैं उनको ये है कि पेमेंट की जाती है। फिर उसके अंदर ट्रीटमेंट्स देखे जाते हैं, काफ़ी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, फिजिशियन के विजिट्स होते हैं, सो ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट इज
which categorizes patients into payment group based on the clinical and functional characteristics. Okay, Medicare reimbursement for home health services varies by state and may be based on fee schedule or alternative payment models. ठीक है, इसके अंदर मेडिकेड का थोड़ा सा इशू ये होता है कि हाँ भी ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है, क्योंकि कुछ किसी स्टेट के अंदर इस तरह के जो मीन्स कुछ कवरेजेस होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं, पर मीन्स ये है कि अलाउ करते हैं, कुछ स्टेट के अंदर नहीं किए जाते, ठीक है। बट मेडिकेयर जो है वो अलाउ मीन्स अराउंड द यूएस वो सेम ही मीन्स फंक्शंस करते हैं। अब इसके पास हम एग्जांपल देखते हैं कि हम भी एक एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर किस्म की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। अ होम हेल्थ एजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज टू अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम अ सर्जरी हु रिक्वायर्स स्किल नर्सिंग केयर एंड फिजिकल थेरेपी एट होम। ठीक है, मीन्स ये कि किसी की सर्जरी की गई है, उसके बाद ये है कि उसको फिजिकल एक नर्सिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है। द एजेंसी कंडक्ट्स एन इनिशियल असेसमेंट टू डिटरमाइन द पेशेंट्स नीड्स एंड डेवलप्स अ केयर प्लान इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट्स फिजिशियन। अब जो होम हेल्थ एजेंसी है वो जो फिजिशियन होता है, ठीक है, जिसने ट्रीटमेंट किया है, उससे पूछते हैं कि हाँ भी इस पेशेंट को किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किस किस्म की फैसिलिटी चाहिए, उसका केयर के प्लान्स क्या है, मेडिकेशंस क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स करने होंगे, क्या क्या टेस्ट करने होंगे। सो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर काउंटेड, ठीक है, उनको काउंट किया जाता है। Okay, so next is and develops. Okay, over the course of several weeks, home health clinicians make regular visits to patients' homes to provide wound care, medication management, mobility assistance, and therapy sessions. Each visit is documented, detailing the services provided, the patient's progress, and any change in the care plan. उसके बाद भी है कि फिर जो physicians होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, उनकी चेक करते हैं कि हमें पेशेंट को किस किस्म की मीन्स है कि नीड्स रिक्वायर्ड हैं, अगर कोई मेडिकेशन के अंदर चेंज करना है या उसके अलावा कुछ और चीज़ों के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, केयर प्लान के अंदर चेंजेस करनी है, सो वो सारी चीज़ें जो है वो काउंट की जाती है एट दैट टाइम। अगर कुछ चेंजेस करनी है तो फिर चेंजेस भी कर दी जाती हैं। The Home Health Agency submits claims to Medicare for reimbursements, including appropriate HCPCS and ICD codes to describe the services and diagnosis. Medicare processes the claims and reimburses the agency based on the payment group assigned to the patients under the HHPPS. Compliance with documentation requires coding accuracy and adherence to Medicare guidelines ensures timely and accurate reimbursement for the services provided by the Home Health Agency. Okay, so Medicare को भी इसी तरीके से मीन्स ये क्लेम्स भी जाते हैं एक पिक्स कोड लगा के और आईसीडी कोड लगा के। जब क्लेम्स भेजे जाते हैं फिर वो डिपेंड करता है फिर किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर जैसे हमने देखा आरयूजी उसके अंदर था, स्किल नर्सिंग फैसिलिटी के अंदर, इसके अंदर है होम हेल्थ पीपीएस, ठीक है, ये इसके अंदर फिर ये प्रोस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम जो है ये इसके अंदर किस कैटेगरी के अंदर वो पेशेंट फॉल करता है, उसके बाद ये है कि उसकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दी जाती है। ओके, सो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये प्रोसेस कर रही होती हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्किल नर्सिंग फैसिलिटी एंड होम हेल्थ बिलिंग, ठीक है, मीन स्किल नर्सिंग फैसिलिटी क्या होती है और होम हेल्थ बिलिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा है। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्यूरीज और प्रॉब्लम्स, okay, then you guys can let me know. You guys can comment on this video, okay, and you guys can also text me on my WhatsApp group, okay. So I have already let you know guys about the uh, बेसिक कोर्स, ठीक है, मीन्स जो क्योर एम डी के अंदर हो रहा है। इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन लाहौर देन यू कैन जस्ट गेट एडमिनिस्टर्ड और गेट रजिस्टर्ड टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, दैट विल बी क्वाइट गुड फॉर यू बिकॉज वहाँ पर यह है कि आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं आप, और वो कंपनी हायरिंग भी करती है, सो आई होप सो कि आपको हायर भी किया जा सकता है। सो स्टिल इफ़ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू गाइस कैन लेट मी नो, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू soon, inshallah. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture with new kind of a thing, with new kind of knowledge. Okay, so till then take care of yourself and of your family, stay blessed, and remember being your kind prayers. Allah Hafiz.